हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार। मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था सेट। सेट में हमने जिस जिस टॉपिक पे बात की थी वो क्या क्या की थी। सेट्स की परिभाषा पे बात की थी अपन ने। सेट्स के कैसे निरूपण किया जाता है उस पे बात की थी, और सेट्स के प्रकारों पे बात की थी। अब सेट्स के आगे के कुछ पॉइंटों पे हम बात करेंगे आज, जो कि क्या क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट्स के सबसेट की, यानी कि सबसेट यानी कि उपसमुच्चय पे। दूसरी हम बात करेंगे वेन डायग्राम पे, यानी कि वेन आरेख। तीसरी हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, यानी कि समुच्चय पर संक्रियाएं। ठीक है। सबसे पहले जो बात करेंगे वो है सबसेट। ठीक है। तो सबसेट क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। तो सबसेट के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले दो हमारे पास में सेट हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, दो सेट हैं, एक ए है और एक बी सेट है। अब कहते हैं कि यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर हो, क्या हो, यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यदि ए बी का उपसमुच्चय है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ए सबसेट बी। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए सबसेट बी, यानी कि ए बी का उपसमुच्चय। तो आपने क्या देखा कि उपसमुच्चय होने के लिए आपको दो सेट होंगे, और उस दो सेट में आपको क्या देगा कि जो सेट कोई भी एक ए और बी दो सेट हैं, इनके लिए पूछ रहा है कि ये उपसमुच्चय ए बी का उपसमुच्चय है या फिर नहीं है। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि एक के जितने भी अवयव हैं, प्रत्येक अवयव है वो क्या हो, ए बी में होना चाहिए। यदि वो प्रत्येक अवयव बी में है तब तो वो क्या है, ए बी का सबसेट है, वरना ए बी का सबसेट नहीं होगा। बात क्लियर। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं सबसेट के। यदि ए बी का सबसेट है, यदि ए बी का सबसेट है तो बी जो होगा वो ए का क्या होगा, सुपरसेट होगा, यानी कि अधि समुच्चय होगा। बात क्लियर। तीसरी बात करते हैं, यदि हमारे पास में ए और बी दो सेट हैं और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है, बी में कम से कम क्या है, एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में नहीं है, जो क्या नहीं है, ए में नहीं है। तो यानी कि ए जो होगा वो क्या होगा, बी का प्रॉपर सबसेट होगा। क्या होगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा, यानी कि ए बी का उचित उपसमुच्चय होगा। या फिर अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे पास में ए एक सेट है और बी एक सेट है, और दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। ए और बी क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं और साथ में क्या हो, ए का प्रत्येक अवयव जो है वो बी में हो, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी ए बी का क्या होगा, उचित उपसमुच्चय होगा। ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है, पावर सबसेट क्या होता है। सम बात क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स की। तो हम देखो कि इसमें तीन तीन सेट लेते हैं, ए बी और सी। ए में एलिमेंट जो लिया है वो क्या क्या लिया है, 1 2 और 3। बी में 1 2 3 4 ले लिया, सी में 2 3 4 ले लिया। अब हमें बताना है कि क्या ए बी का सबसेट है। तो मैंने आपको बताया कि ए जो है वो बी का सबसेट कब होगा, जब यदि ए का प्रत्येक अवयव है वो बी में हो। यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में है तब तो वो ए बी का सबसेट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। तो देखो कि ए में क्या क्या अवयव हैं आपके पास में, 1 2 और 3। क्या 1 2 3 बी में है, बी में देखेंगे 1 2 3 4 हैं, तो यानी कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यानी कि क्या हो गया कि ए जो है वो बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। बात क्लियर यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि क्या ए सी का सबसेट है क्या। तो अपन वही देखेंगे कि ए का प्रत्येक अवयव सी में होना चाहिए। तो क्या ए का प्रत्येक अवयव सी में है, तो हम देखते हैं कि ए में 1 2 3 है, लेकिन सी में जो है वो 2 3 4 है। तो क्या ए का जो एक है वो सी में नहीं है, क्या नहीं है,
वन जो है वो सी में नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए जो है, ए का प्रत्येक अवयव जो है वो सी में नहीं है, इसलिए ए जो है वो सबसेट नहीं है सी का। बात क्लियर हो गई? क्या बी सी का, क्या बी जो है वो सी का उपसमुच्चय है? बी में 1 2 3 4 है, लेकिन सी में जो है वो 2 3 4 है। बी का प्रत्येक अवयव जो है वो सी में नहीं है, इसलिए बी जो है वो सी का उपसमुच्चय नहीं है। क्या सी बी का उपसमुच्चय है? क्या सी बी का उपसमुच्चय है क्या? हाँ, क्योंकि सी में देखो कि आपके पास में क्या दे रखा है, सी में कि 2 3 4 एलिमेंट हैं और बी में कितने हैं, 1 2 3 4 है, यानी सी का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, यानी कि सी जो है वो सबसेट किसका है, बी का। तो यानी कि आपको जिस तरीके से पूछा जाए कि उस तरीके से देख लो कि आपको ए से बी में पूछा जा रहा है कि ये सबसेट है कि नहीं है, तो आप क्या देखोगे कि ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या बी में है। यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो यानी कि वह ए बी का उपसमुच्चय होगा। यदि उसका प्रत्येक अवयव उसमें नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि वह उसका उपसमुच्चय नहीं है। बात क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं कि जैसे कि अपन ने नंबर सिस्टम पढ़ा था, उस नंबर सिस्टम में हमने एक बात की थी कि सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो किस में होती हैं, पूर्ण संख्या में, और सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं वो किस में होती हैं, पूर्णांक संख्या में, और सभी पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो किस में होती हैं, परिमेय संख्या में, और सभी परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो किस में होती हैं, रियल संख्या में। ठीक है, यानी वास्तविक संख्या में। तो अपन ने उसको एक मेथड के द्वारा रिप्रेजेंट किया था कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, और रेशनल इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी प्राकृत संख्या जो हैं वो पूर्ण संख्या में, यानी कि प्राकृत संख्या किसका उपसमुच्चय है, पूर्ण संख्या का, और सभी पूर्ण संख्या जो है वो किस में है, इंटीजर में है, यानी कि पूर्णांक संख्या में है। तो यानी पूर्ण संख्या जो हुई वो किसकी उपसमुच्चय होगा, पूर्णांक संख्या का उपसमुच्चय होगा। इसी प्रकार पूर्णांक संख्या जो है वो किस में है, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या में है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या यानी पूर्णांक संख्याएं जो होंगी वो किसकी उपसमुच्चय होगा, परिमेय संख्या का। और परिमेय संख्या जो है वो किस में है, वास्तविक संख्या में है, इसलिए वास्तविक संख्या किसका उपसमुच्चय होगा, परिमेय संख्या जो है किसका उपसमुच्चय होगा, वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होगा। बात क्लियर यहाँ पे? तो अपन ने इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर इज सबसेट ऑफ रेशनल इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि यदि कोई दो समुच्चय दे रखे हैं अपने पास में ए और बी, वो तुलनीय समुच्चय कब होंगे, यानी कि कंपेरेबल सेट कब होंगे, यदि उसमें ए और बी दो सेट दे रखे हैं, या तो ए बी का सबसेट होना चाहिए या फिर बी ए का सबसेट होगा, तो ही वो कंपेरेबल सेट होंगे, यानी तुलनीय समुच्चय होंगे। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि उपसमुच्चयों के कुछ गुणधर्म है, वो क्या है। तो उपसमुच्चय के गुणधर्मों पे बात करते हैं, तो देखो आपको दो बात बताता हूं मैं। सबसे पहले कि कोई भी सबसेट होता है तो उसके लिए आपको दो सेट की जरूरत होती है, ए और बी। और ए बी का उपसमुच्चय कब होता है, जब ए का प्रत्येक अवयव बी में हो। ठीक है, तो वो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। लेकिन अब आप देखोगे कि ए सेट लिया है मैंने क्या लिया, ए सेट लिया, और दूसरा क्या होगा, ए सेट लिया, यानी कि ये दोनों सेम है, ए और ए। तो यानी कि खुद के हमेशा क्या होगा, सबसेट। क्यों? क्योंकि खुद जो है वो खुद के जितने भी एलिमेंट इसमें हैं वो इसमें होंगे, तो यानी कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके अंदर होगा, तो यानी खुद हमेशा खुद के क्या होगा, सबसेट होगा। यानी कि जो भी सेट है वो स्वयं के उपसमुच्चय होगा, जो भी सबसेट होगा वो स्वयं के क्या होगा, हमेशा क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात याद रखना कि कोई भी एक रिक्त समुच्चय है सॉरी, तो कोई भी रिक्त समुच्चय यानी कि फाई से डिनोट करते हैं, तो कोई भी रिक्त समुच्चय है तो क्या वो किसी सेट में बिलोंग करेगा, तो रिक्त समुच्चय है तो वो तो हर सेट में बिलोंग करता है, तो यानी कि रिक्त समुच्चय भी क्या करेगा, हर सेट का क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। बात क्लियर?
तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में जो भी सबसेट हैं तो उसमें स्वयं खुद है वो खुद का उपसमुच्चय हमेशा होगा, और रिक्त समुच्चय जो है वो हमेशा सबका सबसेट होगा। ठीक है, तो यानी कि स्वयं और एम्प्टी सेट ऑलवेज क्या होंगे कि एक सबसेट होंगे। ठीक है, तो अपन क्या देखा कि दो चीज़ें देखी अपन ने, स्वयं का सबसेट होगा और एक एम्प्टी सेट जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होगा। दूसरी बात, अब देखते हैं कि ए और बी दो इक्वल कब होंगे, यदि ए जो है वो सबसेट किसका हो, बी का, और बी जो है वो सबसेट हो ए का, तो वो क्या होंगे, ए और बी दोनों अवसर में क्या होंगे, बराबर। समझ में आई बात, कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो यानी कि ए और बी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात क्लियर हो गई। तो ए और बी इक्वल होने के लिए आपके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए बी का सबसेट होना चाहिए और बी ए का सबसेट होना चाहिए, तभी क्या होगा, ए और बी बराबर होंगे। और यदि आपको ऐसा देता है कि यदि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो बी क्या होगा, ए और बी बराबर होगा। कैसे भी देख लो, यदि ए बी बराबर है तो ए बी का सबसेट होगा और बी ए का सबसेट होना चाहिए, और यदि ए और बी बराबर है, यदि ए सबसेट बी है और बी सबसेट ए है, तो ए और बी बराबर होंगे। बात क्लियर। अब हम थोड़े से क्या करते हैं कि वास्तविक जो संख्याएं होती हैं उसके किसी दो नंबरों के लिए इंटरवल की बात करते हैं। ठीक है, इंटरवल यानी कि अपने पास में अंतराल होगा कुछ, तो उन अंतराल के लिए बात करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं कि मान लो कि हमारे पास में कोई भी दो संख्याएं दे दी, और उन दो संख्या, जैसे मान ली कि ए और बी वास्तविक संख्या दे दी अपने को, एक तो ए वास्तविक संख्या दे दी और एक बी वास्तविक संख्या दे दी, तो कहता है कि इसका आप संवर्त अंतराल क्या होगा। तो संवर्त अंतराल, एक संवर्त अंतराल होता है, एक विवर्त अंतराल होता है और एक अर्धविवर्त संवर्त अंतराल होता है। तो इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संवर्त अंतराल की। तो संवर्त अंतराल के लिए हमारे पास में कोई भी दो वास्तविक संख्या होंगी, और उन दो वास्तविक संख्या के लिए हम बात करते हैं, कोई भी दो वास्तविक संख्या के लिए बात करते हैं। वैसे कोई भी संख्या हो सकती है, दो पूर्णांक संख्या भी हो सकती हैं, और कोई भी वास्तविक संख्या भी हो सकती हैं। तो इसलिए अपने को जो वास्तविक संख्या के लिए हम बात कर लेते हैं तो सभी संख्याएं आ जाती हैं उसमें। तो अपन दो वास्तविक संख्याओं के लिए यदि बात करेंगे कि ए और बी दो वास्तविक संख्याएं हैं, तो वो पूछना चाह रहा है कि संवर्त अंतराल क्या होता है। तो संवर्त अंतराल के लिए सबसे पहले ये होता है कि उसको संवर्त अंतराल में दोनों को बड़े ब्रैकेट से बंद किया जाता है, दोनों नंबर को क्या किया जाता है, बड़े ब्रैकेट से बंद किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है संवर्त अंतराल को। अब संवर्त अंतराल होता क्या है, संवर्त अंतराल जो होता है यानी क्लोज इंटरवल, वो क्या होगा कि ए और बी अपने को दो नंबर्स दिए हैं वास्तविक संख्या के, तो संवर्त अंतराल में ये कहता है कि ए और बी के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे आएंगे, और साथ में बी और ए भी आएंगे। आपने क्या देखा कि संवर्त अंतराल जब भी आपको बात कही जाए और आपको कोई भी दो वास्तविक संख्याएं दी गई हैं, ए और बी मान लिया अपन ने, तो उसमें अपन क्या देखेंगे कि ए और बी के बीच में जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी, और साथ में ए और बी भी आएगा। बात क्लियर। इसमें जैसे कि समझा रखा है कि अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स किस में बिलोंग करता है, वास्तविक संख्या में, और एक्स जो होगा वो क्या होगा, ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी, यानी ए और बी के बीच की संख्या है, और साथ में इक्वल का चिन्ह दे रखा है, यानी ए और बी की संख्या भी साथ में आएंगी। बात क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं अपन विवर्त अंतराल की। तो विवर्त अंतराल यानी ओपन इंटरवल की जब बात करते हैं, तो अपने पास में कोई भी दो वास्तविक संख्याएं दे रखी हैं ए बी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, छोटे कोष्टक से बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से अपने को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि ये होता क्या है। इसमें क्या करते हैं कि ए और बी दो वास्तविक संख्या दे रखी हैं, तो उसके बीच की सभी वास्तविक संख्याएं अपन लेते हैं, लेकिन इसमें ए और बी जो है वो नहीं लेते हैं। इसमें क्या नहीं लेते, ए और बी जो है वो नहीं लेंगे। ए और बी के ओनली बीच में जो वास्तविक संख्याएं हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं लेते हैं। तो विवर्त अंतराल क्या हुआ कि विवर्त अंतराल को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ओपन इंटरवल ऑफ ए बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट
एक्स जहाँ क्या है, एक्स वास्तविक संख्या है और क्या होनी चाहिए, ए और बी के बीच की सभी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। इसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होगा और क्लोज इंटरवल में क्या होता है, ए और बी भी साथ में इंक्लूड होगा। बात क्लियर। जब अर्ध विवर्त और अर्ध संवर्त यानी कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल की जब बात की जाती है, तो सेमी ओपन की जब बात करते हैं यानी अर्ध विवर्त की बात करते हैं, तो यानी कि इधर इस साइड जो है क्या होगा, ओपन। जब ओपन वाले की बात कर रहे हैं यानी कि, तो विवर्त की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विवर्त का चिन्ह आएगा। ठीक है, अर्ध विवर्त की बात हो रही है तो एक साइड विवर्त और एक साइड संवर्त का चिन्ह आता है। ठीक है, तो यानी अर्ध विवर्त की बात कर रहे हैं तो यानी कि लेफ्ट साइड तो क्या आएगा, विवर्त का चिन्ह आएगा और राइट साइड क्या आएगा, संवर्त का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब ये ओपन का बात कर रहा है यानी कि यहाँ पे विवर्त की बात कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ए और बी की सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी, ए और बी के बीच की क्या आएंगी, सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी। लेकिन यहाँ पे विवर्त है तो ए इंक्लूड नहीं होगा और यहाँ पे संवर्त यानी बी इंक्लूड होगा, बी आएगा साथ में। समझ में आ गई बात। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं अर्ध संवर्त की, तो अर्ध संवर्त की करते हैं तो लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं साइड में अपन क्या करेंगे, विवर्त का चिन्ह लगाएंगे और ए और बी, और दाईं साइड में अपन क्या लगाएंगे, संवर्त का विवर्त का चिन्ह लगाएंगे। और सॉरी, इसमें अपन क्या कहेंगे कि बाईं साइड जो है वो अपन क्या लगाएंगे, संवर्त का चिन्ह, और दाईं साइड में जो है अपन किसका चिन्ह लगाएंगे, विवर्त का चिन्ह। यानी कि लेफ्ट साइड क्लोज का और राइट साइड अपन ओपन का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस साइड क्लोज का है वो एलिमेंट साथ में इंक्लूड होगा और जिस साइड ओपन है वो क्या नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो ये एलिमेंट बी जो है वो इस सेट में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन ए जो है वो इंक्लूड होगा और बीच की इनकी सभी वास्तविक संख्या इसके साथ में आएंगी। बात क्लियर। अब आगे बात करते हैं। अब बात जो करते हैं वो करते हैं पावर सेट की, कि पावर सेट क्या होता है यानी कि घात समुच्चय क्या होता है। अभी अपन ने जो बात की उपसमुच्चय की बात की, तो उपसमुच्चय में आपने देखा कि ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा तो ए बी का उपसमुच्चय होगा। तो इसी प्रकार अब अपन घात समुच्चय की बात करेंगे तो अपने पास में मान लो एक ए सेट दिया है। ठीक है, अब इस ए सेट के अपन क्या निकालेंगे कि सभी उपसमुच्चय निकालेंगे। इस सेट के क्या निकालेंगे, जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं वो सारे के सारे उपसमुच्चय निकाल लेंगे। ठीक है, इसके सारे के सारे जितने भी हैं वो उपसमुच्चय निकाल लेते हैं। ठीक, अब अपन बात करते हैं कि ए के जो जितने भी उपसमुच्चय बने हैं, ए के अपने क्या बने, जितने भी उपसमुच्चय बने हैं उन उपसमुच्चय को क्या कर लेते हैं, उनका एक समुच्चय बना लेते हैं। उन सभी उपसमुच्चय का क्या बना लेते हैं, एक समुच्चय बना लेते हैं और उस समुच्चय को ही हम क्या बोलते हैं, पावर सेट यानी कि घात समुच्चय। तो आपने क्या देखा कि आपको एक ए सेट दिया गया होगा और उस सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि मान लो कि आपके पास में 1 और 2 एलिमेंट है। ठीक है, आपको क्या दिया गया कि एक ए सेट दिया गया, एक उसमें एलिमेंट दिए 1 और 2। अब इसमें क्या कहता है कि ए के जितने भी सबसेट होंगे वो बनाओ। तो इसके सबसेट क्या बनेंगे, देखो एक तो इम्पटी सेट जो होता है वो हमेशा इसका सबसेट होता है, एक खुद जो होता है यानी कि 1 और 2, ये खुद जो होगा वो इसका सबसेट होगा, खुद का सबसेट होगा। और एक क्या होगा कि 1 है, एक क्या है 2 है। ठीक है, ये हो गया। तो यानी कि इसके कितने सबसेट बने, 4 सबसेट बने ना, 1 2 3 और 4, इसके 4 सबसेट बन गए। एक तो 5 इसका सबसेट होता ही है, खुद का सबसेट होता ही है, और एक क्या बन गया 1 और एक क्या बन गया 2, ये सबसेट बन गए। अब इनको मैंने क्या कर दिया, एक करली ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसका एक सेट बना दिया, इन सबसेटों का क्या बना दिया, एक सेट बना दिया। और ये सबसेट जो बना है ये क्या कहलाता है, पावर सेट। ये क्या कहलाता है, पावर सेट। और पावर सेट को किससे डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए सेट जो लिया था उस सेट का अपन ने क्या बनाया है, पावर सेट। तो यानी कि पावर सेट ऑफ ए, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स क्या है, ए का सबसेट है। एक्स जो भी एक्स होगा वो क्या होगा, ए का सबसेट ही है, क्या ना अपने इनको, तो एक्स ए का क्या सबसेट है। बात समझ में आ गई। अब आप देखोगे कि यदि आपको ए सेट दिया है और उसमें आपको कितने कौन कौन से एलिमेंट दिए थे, 1 और 2, यानी कितने एलिमेंट थे, 2 थे। तो यदि ए में 2 अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी,
2 यानी कि 4। 2 यानी कितने हो जाएंगे 4। तो अपन ने अभी निकाला था इसके कितने उपसमुच्चय हुए थे, 4 ही हुए थे ना। तो यानी इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो गई 4। तो इसमें जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी वही क्या होगी इसके घात समुच्चय के अवयव की संख्या होगी। तो यानी कि अब अपन बात करते हैं कि इसके मेथड की कि यदि आपने पास में ए सेट है और उसमें एन अवयव हैं, उसमें कितने अवयव हैं, एन अवयव हैं, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी 2n। कितनी होगी 2n। तो इसी प्रकार उसमें जो पावर सेट होगा उस पावर सेट के में अवयवों की संख्या कितनी होगी 2n होगी, क्योंकि जो सबसेट हैं, जो उपसमुच्चयों की संख्या है वही क्या है पावर सेट की संख्या है, पावर सेट के अवयवों की संख्या। तो यानी कि पावर सेट की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2n हो जाएगी। अब आपने एक चीज़ देखी होगी कि कोई भी पावर सेट है तो वो क्या होगी, उसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी 2n। अब 2n है तो यानी कि आपने क्या देखा कि इसमें कभी भी पावर सेट में अवयवों की संख्या 0 नहीं होगी। तो पावर सेट में अवयवों की संख्या कम से कम एक जरूर होगी और एक से ज़्यादा हो सकती हैं, एक या फिर एक से ज़्यादा हो सकती हैं। तो यानी कि पावर सेट में कभी भी 0 अवयवों की संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो कि मान लो कि आपके पास में क्या है कि ए सेट है और वो क्या है 5 है, यानी कि 5 है, इसका मतलब क्या हुआ 0 है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब 0 है तो यानी कि इसमें पावर सेट की संख्या ज्ञात करें कि पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी, यानी 2n होती है, और 2n यानी n कितना है 0। अब 2 कितना होता है 1। तो यानी इसमें क्या हो जाएगा, एक तो आएगा ही, मतलब एक अवयव तो आएगा ही, और वो अवयव क्या आएगा कि n = 5, वह अवयव क्या आएगा 5। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं पावर सेट यानी घात समुच्चय। तो घात समुच्चय सभी को समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं आगे इसके एग्जाम्पल की। तो घात समुच्चय के एग्जाम्पल की यदि बात करें तो इसमें देखेंगे कि यदि अपने पास में एक सेट दिया गया, अपने को क्या दिया गया, एक सेट दिया गया जिसमें अवयव क्या है ए बी सी। अब मैंने आपको पीछे बताया घात समुच्चय में कि ए जो सेट है उसका पावर सेट निकालना है। अब पावर सेट निकालना है यानी कि ए में क्या है, जितने अवयव हैं उस ए सेट के क्या निकालना है अपने को, सबसेट निकालना है यानी उपसमुच्चय निकालना है। तो अब इसमें कितने अवयव हैं 3। अब 3 है तो इसमें उपसमुच्चय कितने होंगे, देखो 2n होता है ना, तो 2n कितना हो जाएगा 8, यानी 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा तो इसके अपन पहले ही समझ जाएंगे कि इसमें कितने उपसमुच्चय होंगे, 8 उपसमुच्चय होंगे। 8 उपसमुच्चय कौन कौन से होंगे। अब तो 8 उपसमुच्चय देखो मैंने बताया कि स्वयं हमेशा जो है वो उपसमुच्चय होता है। एक जो इम्पटी सेट होता है यानी कि रिक्त समुच्चय होता है वो भी प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो ये दो तो हमेशा क्या रहेंगे उपसमुच्चय रहेंगे। अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे तो देखो कि अपन एकक के पेयर बना लेंगे। ठीक है, एक बार तो क्या बना लेंगे, ए का पेयर बना लिया, एक का सेट बना लिया, एक बी का बना लिया, एक सी का बना, यानी ए सेट है वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है क्योंकि ए एलिमेंट है तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी ये इसका उपसमुच्चय हो गया। इसमें बी बिलोंग कर रहा है यानी कि ये इसका उपसमुच्चय, इसमें सी बिलोंग कर रहा है यानी ये भी इसका उपसमुच्चय। फिर दो दो के सेट बना लेंगे, दो दो अवयव के, तो दो दो अवयव के सेट बनाएंगे तो यानी कि इसमें क्या हुआ ए और बी है, इसमें क्या है ए और बी। तो ए और बी एलिमेंट क्या है ए में बिलोंग करते हैं, हाँ करते हैं, तो यानी कि ये भी इसका उपसमुच्चय। बी और सी है इसमें भी बिलोंग करते हैं यानी ये भी इसका उपसमुच्चय। ए और सी यानी कि ये भी इसका उपसमुच्चय। तो अपने पास में क्या बन गए कि इसमें 8 उपसमुच्चय बन गए। ठीक है, तो 8 उपसमुच्चय बन गए तो इनको हमने क्या कर दिया, एक कर्ली ब्रैकेट में बंद करके एक सेट बना दिया। तो वो सेट क्या कहलाता है पावर सेट। समझ में आ गई बात। अब अपन थोड़ी सी इसकी नोट की बात करते हैं, दो इंपॉर्टेंट। तो दो इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि यदि आपके पास में कोई सेट दे रखा है वो इम्पटी सेट है यानी रिक्त समुच्चय यानी फाई दे रखा है, अभी जो अपन ने पीछे बात की थी वही है। तो यदि फाई दे रखा है तो उसमें क्या होगा, पावर सेट में जो एलिमेंट होगा वो 1 होगा ही होगा, उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी 1, यानी कि उसमें जो एलिमेंट होगा वो फाई एक एलिमेंट होगा। समझ में आ गई बात। यदि फाई सेट दे रखा है, यदि आपको देखो ए दिया है, मान लो यदि आपको एक एलिमेंट दिया सेट में और वो क्या है फाई है। ठीक है,
अब ये इम्पटी सेट नहीं है, आपको मैंने समझाया था सेट के प्रकार में कि ये इम्पटी सेट नहीं है, क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट में बंद हो गया। अब कर्ली ब्रैकेट में एक एलिमेंट आ गया, तो यानी कि ये एक क्या हो गया, एकल समुच्चय हो गया। ठीक है, तो एकल समुच्चय हो गया, तो यानी कि इसमें एक अवयव है। तो एक अवयव है, तो यानी कि अपने पास में पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा कि 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसमें 2 अपने पास में अवयव होंगे। तो पावर सेट में कितने अवयव होंगे 2, तो कौन से होंगे, एक तो इम्पटी सेट हो जाएगा। ठीक है, इसके सबसेट क्या होंगे, एक तो इम्पटी सेट तो होता ही है सबका सबसेट, और एक क्या हो जाएगा स्वयं, एक क्या हो जाएगा स्वयं। तो अपने पास में ये 2 सबसेट हो गए इसके, तो यानी पावर सेट में अपने पास में 2 एलिमेंट बनेंगे। तो ये था अपना पावर सेट, समझ में आ गया सबको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन दूसरे पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, वेन डायग्राम की ओर। तो वेन डायग्राम क्या होता है, तो वेन डायग्राम के बारे में समझेंगे अपन। तो वेन डायग्राम में समझेंगे, तो वेन डायग्राम में हम सबसे पहले समझने से पहले हम उसके यूनिवर्सल सेट के बारे में समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। तो सार्वत्रिक समुच्चय देखने के लिए मान लो कि आपके पास में 4-5 सेट्स हैं। ठीक है, अब 4-5 सेट्स है, तो उनमें एक सेट ऐसा है, एक सेट ऐसा है कि बाकी जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इस सेट के सबसेट है। इस सेट का क्या है, सबसेट। बात समझ में आई, मैं समझाता हूँ कि मान लो कि आपके पास में एक पूरा मकान है। क्या है आपके पास में, एक पूरा मकान है। ठीक है, अब उसके अंदर आपके पास में 3-4 रूम बने हुए हैं। ठीक है, अब ये 4 रूम है, तो यानी कि ये रूम भी इसके अंदर है, ये रूम भी इसके अंदर है, ये रूम भी इसके अंदर है, ये रूम भी इसके अंदर, यानी कि ये भी इसका सबसेट, ये भी इसका सबसेट, ये भी इसका सबसेट, और ये भी इसका सबसेट। यानी कि ये जो कहलाएगा, ये जितने भी सेट थे वो सारे के सारे इस सेट के अंदर हैं, यानी कि ये इस सेट के उपसमुच्चय हैं। तो यानी कि ये जो सेट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। तो यही मैंने कहा कि आपके पास में जितने भी सेट दे रखे हैं, जितने भी सेट दे रखे हैं, और एक सेट ऐसा है, एक सेट आपके पास में ऐसा है कि बाकी के जितने भी सेट दे रखे हैं वो सारे के सारे इसके क्या हैं, उपसमुच्चय, सारे के सारे क्या हैं, इस सेट के उपसमुच्चय हैं। तो इस सेट के ये सारे के सारे उपसमुच्चय हैं, तो यानी कि ये जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि यूनिवर्सल सेट। बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल से देखते हैं, अपने पास में एक ए सेट है, एक बी सेट है, एक सी सेट है। ए में कह दिया कि सभी सम प्राकृत संख्या हैं, बी में कह दिया कि विषम प्राकृत संख्या हैं, और सी में कह दिया कि सभी प्राकृत संख्याओं का स्क्वायर। ठीक है, वो प्राकृत संख्याएं, जो भी प्राकृत संख्या है उनका स्क्वायर दिया गया है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इस प्रकार से। ठीक है, तो अपने पास में ए बी सी ये 3 सेट दे, और एक सेट दे दिया प्राकृत संख्या। अब आप देखोगे कि इसमें ए बी और सी ये सभी तीनों जो सेट हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, एन में। जो ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एन प्राकृत संख्या में होते हैं। बी है, बी के जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे प्राकृत संख्या में। सी में जो भी अवयव हैं वो सारे के सारे प्राकृत संख्या में, यानी कि ये जिससे सारे के सारे अवयव यदि प्राकृत संख्या में हैं इनके, तो यानी कि सबसेट होता क्या है कि ए और बी कोई 2 सेट दे रखे हैं अपने को, तो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, ए का प्रत्येक अवयव क्या हो, बी में हो, तो ए बी का उपसमुच्चय होता है। तो यानी कि ए बी और सी जो हैं, इन तीनों के जो सभी प्रत्येक अवयव हैं वो किस में हैं, प्राकृत संख्या में। तो यानी कि ये तीनों क्या होंगे, एन में उपसमुच्चय होंगे। तो यानी कि एन यहाँ पे क्या कहलाएगा कि एन जो है यहाँ पे क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो आपने सार्वत्रिक समुच्चय समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वेन डायग्राम की आगे, कि सार्वत्रिक समुच्चय समझ में आ गया तो वेन डायग्राम अब समझ में आ जाए। वेन डायग्राम में क्या होता है कि अपन क्या लेते हैं कि एक तो सार्वत्रिक समुच्चय लेते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वो यू से। सार्वत्रिक समुच्चय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। एक तो सार्वत्रिक समुच्चय लेते हैं, और कुछ क्या लेंगे अपन, एक या एक से अधिक अपन क्या लेंगे, समुच्चय लेंगे। ठीक है, कोई भी समुच्चय ले लेंगे। अब अपन बात करते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय है उसको तो अपन किससे डिनोट करते हैं, एक आयत से, आयताकार क्षेत्र से। एक आयताकार क्षेत्र होगा, उस आयताकार क्षेत्र से अपन इसको निरूपित करेंगे।
और सेट जो भी सेट होगा उस सेट को हम क्या करेंगे, उस सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी एक सर्किल है, उस सर्किल से अपन क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट यानी कि निरूपित करेंगे। ठीक है। अब वेन डायग्राम क्या होगा कि सबसे पहले हमारे पास में क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है। सबसे बड़ा क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। मैंने क्या कहा, जितने भी समुच्चय होते हैं वो यदि किसी एक समुच्चय के उपसमुच्चय हैं तो वो समुच्चय जो होता है जिसमें उपसमुच्चय होता हैं वो सभी, तो वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट यानी कि यू। यानी कि ये जो है, ये मान लिया कि एक आयताकार क्षेत्र है सबसे बड़ा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और इसमें जो समुच्चय होंगे, मान लेते हैं कि अपने को दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी, तो इनको जो होंगे ए और बी, ये अपन क्या करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, एक वर्तीय क्षेत्र से। ठीक है। तो वर्तीय क्षेत्र से अपन इसको डिनोट करेंगे समुच्चयों को। तो यानी कि ये समुच्चय जो हैं वो इसके ही सबसेट हैं, यूनिवर्सल सेट के। तो यानी कि इसमें क्या हो गया, ये ए अवयव हो गया, ये ए सेट हो गया, ये क्या हो गया, बी सेट। अब इस सेट में देखोगे कि ये भाग जो है वो दोनों में है, ए और बी में, दोनों में। तो यानी कि ये जो भाग रहेगा वो ए और बी का कॉमन भाग रहेगा। वो क्या रहेगा, ए और बी का कॉमन भाग रहेगा। और ये जो भाग रहेगा वो बी से अलग रहेगा और ए से अलग रहेगा। बात समझ में आ गई। तो वेन डायग्राम में क्या करना है कि अपने को एक यूनिवर्सल सेट यानी कि एक आयताकार क्षेत्र बनाना है, और जो भी सेट दिए गए हैं उस आयताकार क्षेत्र के अंदर दर्शाने, चाहे वो एक सेट दिया गया हो, चाहे दो दिए गए हो, चाहे तीन दिए गए हो। तो उन सभी सेट्स को क्या करना है, एक आयताकार क्षेत्र में दर्शाना है। और फिर उसी को ही हम क्या बोलते हैं, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे कि अपने को क्या कहा गया है कि ए और बी कोई दो सेट है। ए और बी क्या दिया गया, दो सेट दिए गए। तो इसको वेन आरेख में रिप्रेजेंट करना। तो वेन आरेख में रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले तो एक आयत बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक आयत। अब ए और बी दो सेट दिए हैं तो यानी कि दो सेट बनाएंगे। क्या करेंगे, दो सेट बनाएंगे। अब इसमें कहा कि ए में जो अवयव है ए बी सी डी ई है, और बी में जो अवयव है वो डी ई एफ जी। तो सबसे पहले तो देख लो कि कॉमन जो एलिमेंट हैं वो क्या क्या है। तो देखो इसमें डी ई है और इसमें भी डी ई है, ये दो एलिमेंट जो हैं वो कॉमन। तो अपने वेन डायग्राम में कॉमन भाग कौन सा होता है, ये वाला भाग होता है। तो यानी कि इस भाग में मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, डी ई। ठीक है, इस भाग में तो डी। अब ए में ए का बाकी का भाग कौन सा बचा, ये वाला भाग बचा ए का। ए का बाकी का भाग जो है वो ये बचा, जो बी का नहीं है। तो यानी कि ए के बाकी के जो एलिमेंट बचे वो क्या क्या बचे, ए बी और सी। तो यानी बाकी के जो एलिमेंट बचे वो मैंने किसमें, ए के बाकी का जो क्षेत्र है उस बाकी के क्षेत्र में बचे हुए एलिमेंट लिख दिए ए बी सी। अब इसी प्रकार बी के जो एलिमेंट हैं, बाकी के जो एलिमेंट है वो क्या बचे, एफ और जी। तो एफ और जी मैंने बी का जो बचा हुआ भाग है वो उस भाग में मैंने लिख दिए एफ और जी। तो यानी कि इस प्रकार से हम क्या करेंगे, वेन आरेख में समुच्चयों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बात समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं कि समुच्चय पर संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट की यदि बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो आता है समुच्चयों का संघ। समुच्चयों का संघ का मतलब कि यूनियन ऑफ सेट्स। अब इसकी अपन मतलब समझेंगे कि अपने को क्या होगा कि दो सेट दिए गए होंगे ए और बी, दो सेट दिए। अब ये कह रहा है कि इसका यूनियन निकालो यानी इनका संघ। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें जो कौन कौन से अवयव आएंगे कि ए, इसमें कौन कौन से अवयव होंगे, या तो ए के सभी अवयव होंगे, या फिर बी के होंगे, या फिर ए और बी दोनों के होंगे। ठीक है, या तो ए के होंगे अवयव, या फिर बी के होंगे, या फिर ए और बी के होंगे। मतलब आपको समझा देता हूं। जैसे कि आपको कहा गया है कि ए एक सेट दिया गया है और उसमें अवयव हैं 1 और 2। बी एक सेट दिया गया है जिसमें आपके अवयव हैं 2 और 3। ठीक है, अब इसने कहा कि ए यूनियन बी जो है वो फाइंड करो। तो ए यूनियन बी क्या होगा कि मैंने कहा कि ए के अवयव या फिर बी के अवयव या फिर ए और बी दोनों के अवयव। तो ए के अवयव यानी कि 1 हो गया और 2 हो गया। अब इसमें बी के अवयव यानी 2 और 3। तो 2 और 3 यानी दोबारा 2 लिखूंगा तो
आपको पता है कि सेट में कभी भी रिपीट नहीं होते हैं अवयव, तो अवयव को कभी भी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, इसलिए 2 आ गया तो इसलिए 2 नहीं लिखेंगे। अब आगे का कौन सा एलिमेंट लिखेंगे? 3, तो यानी कि 3। तो अपने पास में ए यूनियन बी क्या आया? 1 2 और 3। तो कहने का मतलब यह हो गया कि या तो ए के अवयव हैं या फिर बी के अवयव हैं या फिर दोनों के अवयव हैं। समझ में आ गई बात? तो ए का अवयव यानी कि 1 2, ठीक है, या तो 1 2 हो गया, या फिर बी के अवयव हैं यानी कि 2 3 हो गया, या फिर दोनों के हैं यानी ए और बी दोनों के मिला के आ गए। समझ में आ गई बात? तो ये अपने को कहना था। तो यानी कि यूनियन ऑफ सेट आपने समझ लिया होगा। अब इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। यूनियन को वेन डायग्राम से समझेंगे तो यानी कि सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? एक आयताकार डायग्राम बनाना होगा। 2 सेट बनाएंगे ए और बी, ठीक है। ए और बी 2 सेट बनाए यानी ए यूनियन बी, यानी कि ए का पूरा क्षेत्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए का पूरा क्षेत्र ले लिया। अब ए का पूरा क्षेत्र ले लिया तो अब बी का जो बचा हुआ भाग है वही आएगा। ए का जो कॉमन है वो दोबारा से नहीं आएगा, यानी कि जो बचा हुआ भाग है बी का वो भी आ जाएगा। तो यानी कि ए और बी के सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे। बस पुनरावृत्ति करने वाले एलिमेंट हैं वो केवल कितनी बार आएंगे? एक बार आएंगे, दोनों बार नहीं आएंगे। तो ए से वही ए और यूनियन बी वह होगा कि या तो ए के अवयव होंगे या बी के अवयव होंगे या फिर ए और बी दोनों के होंगे। बात क्लियर हो गई? तो अपन इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स क्या है? या तो ए में बिलोंग करता है या फिर बी में करता है या फिर दोनों में करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो समुच्चयों का इंटरसेक्शन ऑफ सेट, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट की यदि बात करते हैं तो यानी कि अपन क्या लेंगे? 2 सेट लेंगे, ए और बी। ए और बी 2 सेट लिए हैं तो इंटरसेक्शन की बात चल रही है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे? इसमें कौन कौन से अवयव आएंगे? मतलब कि ए और बी 2 अवयव दे रखे हैं और उनका इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, ए और बी में क्या है? कॉमन एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट आएंगे। बात क्लियर होगी? यूनियन में तो क्या होता था कि ए और बी के सभी एलिमेंट आते थे, या तो ए के हैं सभी, या तो ए के हैं या फिर बी के हैं, और या फिर ए और बी दोनों के हैं। जो भी एलिमेंट है ना, वो सभी एलिमेंट आते हैं, ए और बी पूरा कवर होता है। लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तब ए और बी में से कॉमन जो होता है, ए और बी में से जो कॉमन होते हैं एलिमेंट वो आते हैं। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ए का सेट ले लिया 1 और 2, और बी जो सेट लिया है वो क्या लिया? 2 और 3। तो यानी कि इसमें ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तब क्या आएगा कि इनमें कॉमन क्या है? देखो 1 है लेकिन इसमें नहीं है, 2 है इसमें है तो 2 आ जाएगा, दोनों में होना चाहिए। तो इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आया? ओनली 2 आया। तो यानी दोनों में जो हो, यानी कॉमन हो दोनों में, वो एलिमेंट क्या होते हैं? इंटरसेक्शन में आते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन जब यूनियन की बात होती तो ए और बी दोनों के अवयव आते और जो पुनरावृत्ति हो रही है वो केवल एक बार आते, तो यानी 1 2 3 इसके एलिमेंट आ जाते यूनियन में। बात क्लियर? तो अब इसको कैसे वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ लेते हैं। अपन एक आयत, सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यानी आयत का चिन्ह बनाएंगे, उसमें 2 सेट लेंगे ए और बी। ठीक है, अब इसमें इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो यानी कि ये भाग जो है वो क्या है? इसका कॉमन। तो ये कॉमन है तो यानी कि ये भाग क्या कहलाएगा? इसका इंटरसेक्शन। तो यानी ए इंटरसेक्शन भाग जो होगा वो यह होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो ही इसके लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स क्या है? एक्स ए में होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। बात क्लियर हो गई? अब आगे बात करते हैं अपन समुच्चयों का अंतर। समुच्चय में जो अंतर है वो क्या क्या है? तो समुच्चयों के अंतर की बात करते हैं, यानी डिफरेंस ऑफ सेट। तो अपने पास में 2 सेट लेंगे ए और बी। अपन क्या लेंगे? 2 सेट लेंगे ए और बी। यदि अपन अंतर 2 प्रकार से कर सकते हैं, समुच्चय का अंतर 2 प्रकार से कर सकते हैं, ए में से बी का अंतर और बी में से ए का अंतर, यानी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए, 2 अपने पास में अंतर निकाल सकते हैं। ए और बी 2 सेट हैं तो यदि a माइनस बी करेंगे तो यानी कि इसमें वो सभी एलिमेंट आएंगे, a के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो b में नहीं है। क्या है? a के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो b में नहीं है। और b माइनस ए करेंगे तब हम क्या देखेंगे कि b के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो a में नहीं है।
ठीक है, तो अपन इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि अपने पास में एक वेन डायग्राम देखेंगे तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे और यूनिवर्सल सेट में अपन दो सेट लेंगे ए और बी। ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ठीक है। अब जब अपन बात किसकी कर रहे हैं, ए माइनस बी की बात कर रहे हैं, तो अपने पास में ए के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो बी के नहीं है, यानी कि ये कॉमन भाग जो है वो हट जाएगा। तो अपने पास में कौन सा भाग बचेगा, बस ये वाला भाग बचेगा, कॉमन वाला भाग नहीं आएगा। तो कॉमन से इधर का बी का पूरा पूरा भाग क्या चला चला जाएगा, ए से बाहर हो जाएगा। तो यानी कि अपने पास में जो एलिमेंट आएंगे वो बस वो इस क्षेत्र के एलिमेंट लिए जाएंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन जब अपन बात करते कि बी माइनस ए की बात करते, तब अपने पास में कौन कौन से एलिमेंट आते कि एक सेट ये है, एक सेट ये ए है, ये बी है। तो अब अपन को कह रहा है कि b माइनस ए ज्ञात करना है, तो b का वह भाग आएगा ओनली जो a का नहीं है, जो a का नहीं। तो a का नहीं होगा वो सारा भाग क्या आएगा, इसमें आएंगे b माइनस ए में। तो यानी कि इस क्षेत्र के भाग के एलिमेंट जो हैं वो b माइनस ए में आएंगे। बात समझ में आ गई। अब अपन देखते हैं कि एक एग्जाम्पल, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं कि a माइनस बी, यानी कि x, जहाँ x ए का एलिमेंट है लेकिन बी का नहीं है। ए के सभी एलिमेंट आएंगे लेकिन वह बी का नहीं होना चाहिए, तो बी के भाग के सारे एलिमेंट बाहर निकल जाएंगे। बी माइनस ए की बात करते हैं, तो बी माइनस ए में क्या है कि एक्स, वो एक्स सारे एलिमेंट जो कि बी के हैं लेकिन ए के नहीं है, ठीक है। तो ये अपने को बताया गया समुच्चय के अंतर में। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक दे दिया ए 1 2 3, बी दे दिया अपने को 2 3 4, ठीक है। तो अपने को a माइनस बी पूछेगा, तो a माइनस बी क्या होगा कि a में से b को माइनस बाहर निकाल दो, b के जितने भी अवयव हैं a के अंदर वो निकाल दो बाहर। तो b के देखो 2 3 है, वो इसमें भी है, तो यानी जो कॉमन एलिमेंट है वो बाहर निकल जाएंगे और बाकी के जो बचेंगे वो आ जाएंगे। तो यानी इसमें बाकी का क्या बचा, 1 बचा। तो यानी कि a माइनस बी में क्या हुआ, 1 बचा। इसी प्रकार जब अपन देखते हैं कि यदि अपने पास में b माइनस ए की बात करते हैं, तो b माइनस ए में क्या होगा कि b माइनस ए करते हैं तो उसमें करेंगे कि b में कौन से एलिमेंट थे 2 3 4 और a में एलिमेंट कौन से थे 1 2 3, ये एलिमेंट थे। तो यानी कि b माइनस ए b के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो a के नहीं है। तो a में देखो 2 3 है, इसमें भी है, तो यानी कि ये तो बाहर निकल जाएंगे और बचेगा क्या 4 बचेगा। तो यानी कि b माइनस ए में कौन सा एलिमेंट रहा 4 बचा ओनली। तो यानी कि ये अपने पास में a माइनस बी और b माइनस ए यानी समुच्चयों का अंतर होता है। समुच्चयों का अंतर समझ में आ गया। अब हम अपन बात करते हैं कि समुच्चयों का सम्मित अंतर क्या होता है। तो समुच्चयों का सम्मित अंतर के बारे में यदि बात करेंगे तो समुच्चयों के सम्मित अंतर में जो अपन ने a माइनस बी और b माइनस ए यानी कि समुच्चयों का अंतर पढ़ा था, उसी से अपन क्या करेंगे समुच्चयों का सम्मित अंतर निकलता है। जैसे कि अपन ने पढ़ा था a माइनस बी और b माइनस ए, ये पढ़ा था। अब इन दोनों का यूनियन कर दें, इन दोनों का क्या कर दें यूनियन कर दें, तो वो क्या कहलाता है समुच्चयों का सम्मित अंतर। यानी कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सिमेट्रिक बी, ए सिमेट्रिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ऑफ बी माइनस ए। जब भी आपको क्या निकालना हो, समुच्चयों का सम्मित अंतर निकालना हो, तो आपको क्या निकालना होगा a माइनस बी निकालना होगा और b माइनस ए निकालना होगा, और उन दोनों को निकाल के उनका क्या कर दो यूनियन कर दो, उनका क्या कर दो यूनियन कर दो। तो आपका क्या आ जाएगा कि सम्मित अंतर आ जाएगा। एक दूसरा मेथड भी होता है कि आप यदि सम्मित अंतर पूछ रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि सम्मित अंतर निकालने के लिए a यूनियन b कर लो, पहले क्या कर लो a यूनियन b कर लो, और फिर a यूनियन b में से a इंटरसेक्शन b जो है वो निकाल दो बाहर। a यूनियन b में से क्या निकाल दो, a और b में जो कॉमन है वो बाहर निकाल दो, उसका इंटरसेक्शन बाहर निकाल दो, तब भी वो उसका क्या आ जाएगा सिमेट्रिक भाग आ जाएगा। तो ये था आपका समुच्चयों का सम्मित अंतर। इसको एक अपन वेन आरेख से समझते हैं। तो वेन आरेख में आप सबसे पहले क्या बनाओगे, एक यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में दो सेट बनाएंगे अपन ए और बी। तो यानी कि अपने को क्या निकालना है समुच्चयों का सम्मित अंतर। तो सम्मित अंतर निकालना है तो यानी कि सबसे पहले a माइनस बी, तो a माइनस बी का भाग कौन सा हुआ, ये वाला भाग हुआ।
दूसरा क्या निकालना है, बी माइनस ए। बी माइनस ए यानी कि आपका भाग कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला भाग क्या हो गया, बी माइनस ए। तो यानी कि ए माइनस बी और बी माइनस ए इनका यूनियन करेंगे तो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र पूरा साथ आ जाएगा। लेकिन क्या नहीं आएगा, ये जो कॉमन वाला भाग है ये नहीं आएगा। तो अपने पास में ए सिमेट्रिक बी जो हुआ, यानी कि दो ए और बी का जो सिमेट्रिक हुआ वो कौन सा एरिया हुआ, कि ये वाला क्षेत्र हो गया और ये वाला क्षेत्र हो गया। बस कॉमन वाला भाग है वो नहीं होगा इसमें। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जैसे कि यूनियन के मेथड से देखा था तो उसके हिसाब से वे एन समझते हैं। तो उसके हिसाब से समझेंगे तो अपने को क्या देखा था कि ए और बी दो सेट थे। अब दो सेट हैं तो ए और बी उसमें सिमेट्रिक देखना है, तो अपन ने क्या किया था कि ए और बी पूरा होगा, ए और बी का यूनियन। ए और बी का यूनियन मतलब ये पूरा। अब ए और बी का मतलब ये पूरा है, मतलब इंटरसेक्शन भी आ गया। लेकिन उसने क्या कहा था कि उसमें इंटरसेक्शन बाहर निकाल देना है। तो इंटरसेक्शन बाहर निकाल देना मतलब ये एरिया निकल गया। अब ये एरिया इसमें से पूरे में से निकलेगा तो यानी क्या बचा, ये और ये तो बचा। तो ये ए माइनस बी और बी माइनस ए बचा। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए बचा, यानी कि ये क्या हो गया, एक सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया ए और बी में। समझ में आगे बात? आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। अपन ने एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी। इनका हम क्या करके देखेंगे, यूनियन करके देखेंगे। तो ए और बी का यूनियन करेंगे तो देखो कि अपन को क्या देखना है कि ए के अवयव सभी लेने हैं और बी के सभी लेने हैं। लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो एक बार ही लेने हैं। जो भी रिपीट हो रहे हैं वो क्या लेने, एक बार ही लेने। तो इसमें देखो कि 1 2 3 4 और 2 4 6 इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 4 कॉमन आ रहा है। यानी 2 4 एक बार ही लेना, चाहे वो ए सेट से ले लो चाहे बी सेट से ले लो। तो यानी 1 2 3 4 फर्स्ट सेट से मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। अब इसमें 2 4 आ लिया तो इस आ लिए एलिमेंट है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे कि बी सेट से नहीं लेंगे। तो बी सेट से नहीं लेंगे तो यानी कि बी सेट में ओनली क्या एलिमेंट बचा, 6। तो 6 एलिमेंट रख दिया। तो यानी कि 1 2 3 4 6 इसका क्या होगा, यूनियन। ए और बी दोनों सेट का क्या हो जाएगा, यूनियन। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या देखा था कि ए और बी दो सेट हैं तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे। तो कॉमन क्या क्या है इसमें, देखो 2 और 4, तो 2 और 4 इसके कॉमन एलिमेंट आ जाएंगे। तीसरी बात की थी अपन ने ए माइनस बी की। तो ए माइनस बी में अपन ने क्या देखा कि ए के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो बी में नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो कि बी में 2 और 4 है तो यानी 2 4 इसके बाहर निकल जाएंगे, 2 4 नहीं आएंगे। और 2 4 को छोड़ के बाकी के एलिमेंट आ जाएंगे। 2 4 को छोड़ के बाकी के एलिमेंट क्या है, 1 और 3। तो 1 और 3 आ गए। ठीक है, अब बी माइनस ए की बात करेंगे। तो बी माइनस ए में क्या होगा कि बी माइनस ए में वो एलिमेंट आएंगे जो बी के हों लेकिन ए में नहीं हो। तो देखो 2 4 ए में है तो 2 4 तो नहीं आएंगे और बाकी का क्या आएगा, 6 बचा तो 6 आ जाएगा। अब देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक बी। ए सिमेट्रिक बी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया, या तो कर लो ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाल लो और उनका यूनियन कर लो, या फिर क्या कर लो ए यूनियन बी निकाल लो और ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो और उसमें से ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दो। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे करके कि इसमें दोनों मेथड से करके देखेंगे। तो देखो सबसे पहले ए माइनस बी क्या निकाला अपन ने, 1 3 और बी माइनस ए क्या निकाला, 6। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन जो होगा वो क्या होगा, 1 3 और 6। समझ में आगे बात? इसी प्रकार जब अपन दूसरे मेथड से करके देखेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है अपने पास में, 1 2 3 4 6। इसमें से क्या माइनस करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है यानी कि 2 4 बाहर निकाल देना है इससे। तो 2 4 बाहर निकालेंगे तो यानी क्या बचा, 1 3 और 6। तो इसमें से भी 1 3 6 बचेगा। तो ये था अपना क्या, समुच्चय का सममित अंतर। तो अब अपन ने ये पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ते हैं कि असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय यानी कि डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि अपन कोई भी दो सेट लेते हैं ए और बी, कोई भी दो सेट लिया तो ए और बी। यदि ए और बी में उनका इंटरसेक्शन यानी कि ए और बी दो सेट लिए हैं उनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, फाई आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कुछ भी कॉमन न हो। इसमें क्या ना हो, इसमें कुछ भी कॉमन न हो। एक मिनट, सॉरी। तो हमने क्या देखा कि ए और बी जो दो सेट हैं उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, ए और बी दो सेट है उनका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, 5। तो यानी कि ए और बी दो कोई भी दो सेट है उनमें एलिमेंट जो कॉमन है वो एक भी नहीं होना चाहिए, उनमें दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि कॉमन है तो वो
डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे, यानी असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। यदि उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है तो वो क्या होंगे, एक असंयुक्त समुच्चय। बात समझ में आ गई। तो अपन असंयुक्त होने के लिए ए बी असंयुक्त तभी होगा जब उनमें इंटरसेक्शन क्या हो, फाई हो, तब उनमें इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं कि एक सेट लेते हैं जिसमें क्या है, एक्स प्राकृत संख्या है जहाँ क्या हो, 3 से छोटी हो, 3 से छोटी प्राकृत संख्या। एक सेट में तो क्या ले ली, 3 से सभी छोटी प्राकृत संख्या हैं वो ले ली, और दूसरा सेट ऐसा ले लिया कि 3 से बड़ी सभी प्राकृत संख्या। तब 3 से छोटी प्राकृत संख्याएं एक में तो, और एक में क्या है, 3 से बड़ी प्राकृत संख्याएं। तो क्या इनमें कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं होगा। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन भी इसमें क्या है, फाई, यानी ये दोनों सेट क्या है, एक दूसरे के असंयुक्त समुच्चय हैं। तो यानी ये दोनों क्या होंगे, असंयुक्त समुच्चय होंगे। एक बात याद रख सकते हो, नोट कर सकते हो कि दो समुच्चय यदि हैं तो उनमें ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, असंयुक्त होते हैं। ठीक है, ये इन तीनों में एक परस्पर कोशी में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ए माइनस बी और बी माइनस ए में देखें तो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, और बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी में देखें तो इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी में देखें तो इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यानी कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं, असंयुक्त समुच्चय होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं अपन पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय अपन देखेंगे कि पूरक समुच्चय क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब होता है कि अपने पास में एक ए सेट दिया होगा, ठीक है, तो ए सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा, यानी इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट से या फिर ए डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपने को जब पूछ रहा है कि एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कि ए सेट दिया है इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो अपने पास में जो भी यूनिवर्सल होगा उस यूनिवर्सल में से उस ए सेट को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट जो ए के नहीं हैं वो क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ गई बात। तो अपने देखते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यू माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे, यानी यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट जो ए के नहीं हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम से इसको समझते हैं। तो वेन डायग्राम से इसको समझेंगे तो अपन एक क्या लेंगे, एक आयताकार मतलब कि यूनिवर्सल सेट लेंगे, और उसमें एक सेट लिया ए एक सेट है जो कि कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यानी ए को छोड़ के बाकी के सभी अवयव जो हैं यूनिवर्सल सेट के, वो सभी अवयव जो होंगे वो इसमें इंक्लूड होंगे। ए को छोड़ के बाकी के सभी अवयव आएंगे, यानी कि इस ए जो है, इस ए को छोड़ के बाकी के सभी अवयव इस सेट में आएंगे। तो ये था इसका ए कॉम्प्लीमेंट का वेन आरेख। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो क्या ले लिया, यूनिवर्सल सेट ले लिया कि एक्स सच दैट, जहाँ एक्स जो है वो एक प्राकृत संख्या है, कौन सी, 10 से छोटी प्राकृत संख्या है। एक ए सेट ले लिया जो कि क्या कहा है कि एक्स जो है वो एक सम प्राकृत संख्या है, मतलब एक्स वाई टू का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या 2 से विभाजित होती है वो क्या होती है, सम प्राकृत संख्या। तो यानी इसने कहा कि एक्स एक सम प्राकृत संख्या है जो कि 10 से छोटी है। तो आप देखोगे कि ऊपर वाली में तो 1 से कितने हो गए नंबर आएंगे, 9 नंबर, 1 से 9 नंबर तक की संख्याएं आ जाएंगी यूनिवर्सल सेट में। तो और ए सेट में कौन सी संख्याएं आएंगी, जो 2 से विभाजित होती है, यानी कि सम संख्याएं 2 से 10 तक, 10 से छोटी, 2, 4, 6 और 8, ये संख्या दें, मतलब कि 2, 4, 6, 8 अपने पास में ए सेट में आ गए। तो यानी कि 1 से 9 तक और यूनिवर्सल सेट में हो गई, और ए में क्या हो गई, 2 से 8 तक। तो अपने को एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो एक कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसमें क्या होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दो, तो यूनिवर्सल सेट था 1 से 9 तक, और ए जो सेट है वो क्या है, 2, 4, 6, 8, तो उसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास में वो संख्या जो बाहर निकाल ली जाएगी, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा कि 1, 3, 5, 7 और 9, ये संख्याएं बचेंगी अपने पास में। तो यानी कि अपने पास में एक कॉम्प्लीमेंट जो आया वो क्या आया, 1, 3, 5, 7 और 9। बात समझ में आ गई। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको यूनिवर्सल सेट में से बाहर निकाल दो। तो यानी कि यूनिवर्सल सेट के वो सभी एलिमेंट आएंगे जो उस जैसे कि ए सेट का पूछ रहा है, तो यानी कि ए सेट के नहीं है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अपन देखते हैं। तो ओके दोस्तों,
हमने जो आज पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है। एक उपसमुच्चय के बारे में पढ़ा है, और दूसरा हमने पढ़ा है कि पावर सेट्स के बारे में, पावर सेट्स क्या होता है। तीसरा हमने जो पढ़ा है वो समष्टि मतलब कि सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा है। चौथा जो पढ़ा है अपन ने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा है। और पांचवें जो हमने पढ़ा है वो समुच्चय की संक्रियाएं पढ़ी हैं। समुच्चय में कौन कौन सी संक्रियाएं की जाती हैं, किस प्रकार से की जाती हैं, वो हमने बहुत ही अच्छे प्रकार से डिटेल से पढ़ा है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये सभी सारे टॉपिक समझ में आए होंगे अच्छे भली प्रकार से। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पूछें, मैं उनका अच्छे से आपका रिप्लाई करूँगा दोबारा से। और जो आगे के इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ रह गई, इन जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अपन क्या देखते हैं कि ये जो टॉपिक की प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे, पूरे डिटेल से उनको अच्छे से पढ़ेंगे उन सभी प्रॉपर्टीज़ को। और आपका ओके जी, आगे टेक केयर। आगे अपन अगली क्लास में अपन मिलते हैं वापस से। ओके बाय, टेक केयर।